Question is, a client is admitted with diagnosis of possible myocardial infarction and a series of diagnostic tests is ordered. Which blood level should the nurse expect will increase first if the client has had a myocardial infarction? किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, ऐसी संभावना होने पर अलग-अलग ब्लड टेस्ट करवाए गए। नीचे बताए ऑप्शंस में से आप उस ब्लड टेस्ट को सेलेक्ट करें जिसका लेवल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने पर सबसे पहले आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ऑप्शंस आर एएलटी, एएसटी, टोटल एलडीएच या फिर ट्रोपोनिन टी। सबसे पहले हम बात करते हैं एएलटी का। एएलटी का फुल फॉर्म होता है एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज और ये मुख्य रूप से जो है लीवर के अंदर पाया जाता है और इस एंजाइम का जो कुछ हिस्सा है, बहुत ही छोटा अमाउंट है, वो किडनी, हार्ट और स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है और ये टेस्ट सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है, वो लीवर के कंडीशंस को डायग्नोज़ करने के लिए किया जाता है, ना कि हार्ट डिज़ीज़ेज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है एएसटी। एएसटी का फुल फॉर्म होता है सीरम एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। इसे आप एसजीओटी के नाम से भी जानते हैं और ये टेस्ट भी बेसिकली लीवर के लिए किया जाता है, लेकिन एएलटी की तुलना में एएसटी हार्ट कंडीशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इस क्वेश्चन का ये आंसर यहाँ पर सही नहीं माना जाएगा क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने के बाद ब्लड में इस एएसटी का जो लेवल है, वो करीबन 8 घंटे बाद एलिवेट होता है। 8 आवर्स के बाद में इसका जो लेवल है, वो एलिवेट होने लगेगा। जबकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पहले कौन एलिवेट होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 3 के अंदर बताया गया है टोटल एलडीएच लेवल। एलडीएच का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का लेवल हार्ट में इंजरी के बाद, हार्ट सेल्स में इंजरी के बाद में लगभग 24 से 48 घंटे बाद में आपको एलिवेट देखने को मिलता है। यानी 1 से 2 दिन बाद जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स में एलडीएच का लेवल बढ़ना शुरू होता है, तो ये भी समय काफ़ी डिले है, इसे हम सही नहीं मान सकते। फाइनली आपके पास में ऑप्शन नंबर 4 बचता है ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी का बात की जाए तो मायोकार्डियल इंजरी होने पर इन सभी हॉर्मोन्स की तुलना में सबसे पहले आपको ट्रोपोनिन टी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं, ट्रोपोनिन टी का जो लेवल है वो मायोकार्डियल इंजरी होने पर यानी हार्ट अटैक आने पर 3 से 6 घंटे बाद में एलिवेट होने लग जाता है और इस हार्मोन का जो लेवल होता है वो ब्लड के अंदर 12 से 24 घंटे, इंजरी के 12 से 24 घंटे के बीच में सबसे ज़्यादा रहता है और ब्लड में ट्रोपोनिन आई का लेवल कुछ दिनों तक आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो याद रखिएगा, ट्रोपोनिन आई जो है वो लगभग 3 से 6 घंटे बाद बढ़ना शुरू हो जाता है और 12 से 24 घंटे में इसकी मात्रा हाईएस्ट होती है और ये हमें हार्ट इंजरी के बारे में बताता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में बताता है। अगर हम कार्डियक मार्कर्स की बात करते हैं तो हार्ट अटैक आने पर हॉस्पिटल में 6 प्रकार के कार्डियक मार्कर्स का टेस्ट करवाया जा सकता है, जिनमें सबसे पहला तो आप लिख लीजिएगा ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, जिसमें से ट्रोपोनिन आई को मोस्ट स्पेसिफिक माना जाता है। ट्रोपोनिन आई और टी दोनों ही 3 से 6 घंटे बाद में बढ़ने लगते हैं, 12 से 24 घंटे में इनका पीक बनता है और कई दिनों तक ये बढ़े हुए मिलते हैं। उसके बाद में सेकंड हार्ट अटैक के टाइम टेस्ट करवा सकते हैं आप सीकेएमबी। ये जो टेस्ट के नाम आपको बताए जा रहे हैं,
ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, और आपको जब ड्यूटी मिल जाएगी, तब आपको भी ये नॉलेज काम आएगा। सीकेएमबी का जो लेवल है, इंजरी के करीब 4 से 6 घंटे बाद बढ़ने लगता है और 12 से 24 घंटे में इसका पीक बनता है, और ब्लड में 48 से 72 घंटे तक ये लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, उसके बाद ये धीरे-धीरे गिरने लगता है, नॉर्मल होने लगता है। थर्ड टेस्ट जो आप करा सकते हैं, वो आता है यहाँ पर मायोग्लोबिन लेवल। मायोग्लोबिन लेवल सबसे तेज़, यानी कि जैसे ही इंजरी हुई, उसके बाद तुरंत बढ़ने लग जाता है, अराउंड 1.5 से 3 घंटे के बीच में इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगले 3 से 15 घंटे के अंदर ये अपना पीक बना लेता है, और लगभग 24 से 36 घंटे बाद ब्लड में इसका नॉर्मल लेवल होने लगता है। इसके बाद में अपन बीएनपी करवा सकते हैं, या फिर एंटी प्रॉप बीएनपी करवा सकते हैं। ये कई दिनों बाद इसका ब्लड में लेवल रेज़ देखने को मिलता है। इसके अलावा कोरोना के दौरान आपने सीआरपी प्रोटीन टेस्ट करवाया था, वो भी यहाँ करवाया जा सकता है। मायोकार्डियल मसल्स में इंजरी के बाद वहाँ इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है, और इस वजह से सी रिएक्टिव प्रोटीन या सीआरपी का लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन ये लेवल आपको 6 से 12 घंटे बाद बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा एलडीएच के बारे में हमने आपको बताया था कि भी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज़ है, इसका लेवल 24 से 48 घंटे के बीच में बढ़ना शुरू होता है। तो ये इम्पोर्टेंट 6 ऐसे एंजाइम्स हैं, कार्डियक मार्कर्स हैं, जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा गया है, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ट्रोपोनिन, सीकेएमबी, मायोग्लोबिन, बीएनपी, सीआरपी और एलडीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which relationship does the nurse consider reflective of the relationship of naloxone to morphine sulfate? जैसे मॉर्फिन सल्फेट और नैलोक्सोन का आपस में रिलेशन है, उसी प्रकार से नीचे बताए ऑप्शंस में से इक्वल रिलेशनशिप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। और ऑप्शन 1 एस्पिरिन टू वारफेरिन, एमॉक्सिसिलिन टू सिस्टेमिक इन्फेक्शन, प्रोटामीन सल्फेट टू पैरेंट्रल हेपेरिन, एनोक्साप्रिन टू डेल्टेप्रेन। जैसे नैलोक्सोन या नार्केन मॉर्फिन सल्फेट के साथ संबंधित है, वैसा ही रिलेशन या कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कीजिए। एक्सीलेंट गाइस, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, अगर आपने ऑप्शन 3 को सेलेक्ट किया है। जब भी किसी क्लाइंट को मॉर्फिन सल्फेट ड्रग दिया जाता है और इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो इसे ट्रीट करने के लिए हम नैलोक्सोन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ कहें तो ये इसका एंटीडोट के रूप में काम करता है। और अगर किसी क्लाइंट को हेपेरिन ड्रग दी जा रही है और इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाए, तो ट्रीटमेंट के लिए हम प्रोटामीन सल्फेट ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हिपेरिन का जो एंटीडोट है वो प्रोटामीन सल्फेट है, और दोनों का रिलेशनशिप सेम है, इसलिए ऑप्शन 3 को सही माना जाएगा। ऑप्शन 1 को हमने सही इसलिए नहीं माना क्योंकि वारफेरिन, जिसे आप काउमेडिन कहते हैं, ये ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग है, यानी कि ये ब्लड क्लॉट्स को नहीं बनने देती। इसी प्रकार से प्लेटलेट की एक्टिविटीज़ को रोककर एस्पिरिन भी थक्का नहीं बनने देती। ये एक दूसरे के सिमिलर काम करते हैं, एंटीडोट नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को गलत मानते हैं। एमॉक्सिसिलिन सिस्टमिक इन्फेक्शन होने पर ट्रीटमेंट के लिए दी जाने वाली ड्रग है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। ऑप्शन 3 के अंदर जो एनोक्सापेरिन, जिसे आप लवनॉक्स के नाम से जानते हैं, और डेल्टेपेरिन, जिसे आप फ्रैगमिन के नाम से जानते हैं, ये दोनों ही लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन ड्रग्स हैं, LMHW हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन ड्रग्स हैं, जो कि ब्लड को थिन करने के लिए, यानी कि ब्लड में क्लॉटिंग ना हो, इसे मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। This is also a incorrect option. Next question is, the color used for tagging dead body is, dead body को टैग करने के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल किया जाता है? येलो, ब्लैक, रेड या ग्रीन? ऑप्शन बी is correct here.
डेड बॉडी को टैग करने के लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर असाइंस स्पेसिफिक ड्यूटीज। किसी संस्था या कंपनी के मैनेजर्स जो होते हैं किस प्रोसेस के द्वारा अपने स्टाफ को अलग अलग ड्यूटीज देते हैं। कोऑर्डिनेशन के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, डेलीगेशन के द्वारा या फिर सुपरविजन के द्वारा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डेलीगेशन ऑफ वर्क के थ्रू मैनेजर्स अलग अलग लोगों को अलग अलग स्पेसिफिक ड्यूटीज या काम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client is diagnosed with spontaneous pneumothorax. Which physiologic effect of a spontaneous pneumothorax should the nurse include in teaching plan for the client? किसी पेशेंट को अचानक से न्यूमोथोरैक्स कंडीशन हो जाती है। अब ये न्यूमोथोरैक्स कंडीशन क्या है, इसके बारे में क्लाइंट को टीचिंग देते समय एज अ नर्स नीचे बताए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को आप बताना चाहेंगे। ऑप्शन ए, एयर विल मूव फ्रॉम द लंग्स इनटू द प्लूरल स्पेस। पेशेंट के लंग्स से जो एयर है वो प्लूरल स्पेस में चली जाती है न्यूमोथोरैक्स होने पर। ऑप्शन टू, द हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स शिफ्ट टुवर्ड द अफेक्टेड साइड। जिस जगह पर ये न्यूमोथोरैक्स कंडीशन होती है उस जगह के अफेक्टेड साइड पर हार्ट और ग्रेट वेसल्स जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं। ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री, there is greater negative pressure within the chest cavity। चेस्ट कैविटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर बनने लगता है। ऑप्शन फोर, कोलैप्स ऑफ अदर लंग विल अकर इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। अगर इसे तुरंत ठीक नहीं किया गया तो लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। दूसरा लंग्स भी कोलैप्स हो सकता है, सॉरी। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन वन। देखिएगा, ये मान लीजिए आपकी ट्रैकिया है, ये इसका कैरिना पॉइंट है, ये ब्रोंकियोल्स हैं जो कि लंग्स के अंदर जा रहे हैं। और नॉर्मल कंडीशंस के अंदर क्या होता है, आपके लंग्स के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे आप चेस्ट वॉल कह सकते हैं। अब आपके लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच के स्पेस को, जो यहाँ पर स्पेस आप देख रहे हैं, इस स्पेस को हम प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। और ये स्पेस मोस्टली खाली रहता है। अब मान लीजिए क्या हो कि क्लाइंट के अंदर अचानक से रेस्पिरेशन के दौरान जो एयर है वो लंग्स से निकलकर क्लाइंट का जो चेस्ट वॉल वाला स्पेस है इसके बीच में चली जाए। जैसे कि क्लाइंट के ये लंग्स वाला ये हिस्सा था, अचानक कोई इवेंट हुआ जिससे यहाँ से लंग्स फट गए, पंचर हो गए। अब क्लाइंट के लंग्स के पंचर होने के बाद यहाँ से जो एयर है वो लंग्स से निकल कर क्लाइंट के जो स्पेस था, प्लूरल स्पेस था चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में, यहाँ पर इकट्ठी होने लग जाए, तो ये कंडीशन जो है न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानी जाती है। नॉर्मली हम रेस्पिरेशन जब करते हैं तो एयर जो होती है लंग्स के अंदर आती है और यहाँ से वापस बाहर निकल जाती है। लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान अगर किसी वजह से लंग्स में डैमेज हो जाए, लंग्स फट जाए, तो एयर यहाँ से निकल कर जो प्लूरल स्पेस है यानी कि लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच का जो खाली स्थान है उस जगह पर जाकर इकट्ठी होने लगे, तो ये कंडीशन न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानी जाती है। और यही यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा गया है, एयर विल मूव फ्रॉम द लंग्स इनटू द प्लूरल स्पेस। जो एयर है वो लंग्स से निकलकर प्लूरल स्पेस में इकट्ठी हो जाएगी, यही कंडीशन न्यूमोथोरैक्स है। और याद रखिएगा, अगर आपने समय पर इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया तो यहाँ पर मौजूद एयर का प्रेशर बढ़ने लगेगा। एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो लंग्स हैं इनका साइज धीरे धीरे छोटा होने लगेगा और हवा यहाँ ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा जो
स्पेस है वो एयर से फिल हो जाएगा और जो लंग्स है वो बिल्कुल सिकुड़कर छोटे रह जाएँगे और इस कंडीशन को कोलैप्स ऑफ लंग्स के नाम से जाना जाएगा। यानी एयर जो है अब इस स्थान के अंदर पूरी तरह से कवर हो गई है और इस एयर प्रेशर के कारण जो लंग्स थे वो सिकुड़कर बिल्कुल छोटे हो गए हैं। यानी क्लाइंट का अब ये वाला जो लंग है यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये कोलैप्स ऑफ लंग कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which medication should the nurse expect the healthcare provider to order for a client diagnosed with arterial occlusive disease? किसी पेशेंट को आर्ट्रियल ऑक्लूसिव डिजीज है तो उसे डॉक्टर द्वारा कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी? ऑप्शन ए एंटीकोगुलेंट मेडिसिन, ऑप्शन बी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, ऑप्शन सी एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन, ऑप्शन डी मसल रिलैक्सेंट। आर्ट्रियल ऑक्लूसिव डिजीज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई आर्टरी है और आर्टरी का काम होता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। अब इन आर्टरीज के अंदर अगर किसी वजह से फैट का डिपोजिशन हो जाए तो क्या होगा? नॉर्मल पहले हमने आर्टरी बनाई थी, उसमें अच्छा ब्लड फ्लो हो रहा था, लेकिन अब मान लीजिए आर्टरी के ऊपर इस प्रकार से बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो गया, तो क्या होगा? अब ब्लड जो है यहाँ से कुछ धीमे रफ्तार से बहेगा, क्योंकि जो एरिया पहले था वो घट चुका है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट सब्सटेंस। और आर्टरीज की दीवार पर इस प्रकार से फैट या किसी सब्सटेंस के चिपकने की वजह से इसका डायमीटर कम होना एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। अब इस नैरोविंग ऑफ द आर्टरी की वजह से बॉडी के पेरिफेरी एरियाज के अंदर ब्लड सप्लाई कम होती है, तो इसे हम आर्ट्रियल ऑक्लूसिव डिजीज के नाम से जानते हैं। और मोस्टली क्लाइंट के लेग्स के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है, अपर एक्सट्रीमिटीज या हैंड के अंदर ये बहुत कम देखा जाता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि पेशेंट की पेरिफेरी ब्लड वेसल्स स्पेशली लेग एरियाज के अंदर अगर आर्टरीज की दीवारों पर फैट या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की कवरिंग हो जाए, कोटिंग हो जाए, जिससे ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना हो पाए, ब्लड रुकावट के साथ आगे बहे, तो ये कंडीशन आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज के रूप में जानी जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट में आप कौन सी ड्रग देंगे ये आपको बताना है। वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीकोगुलेंट मेडिसिन की। देखिएगा, आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज के अंदर एंटीकोगुलेंट मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पर फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग नहीं है, तो ये आंसर यहाँ आपका गलत माना जाएगा। ज़्यादातर अगर किसी पेशेंट के अंदर वेन से रिलेटेड कोई कंडीशन होती है, वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन होती है, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस आदि, तो उस जगह पर एंटीकोगुलेंट मेडिसिन्स को हम प्रेफ़रेंस देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली वेन्स के लिए यूज़ की जाएगी। हमारा जो डायग्नोसिस है वो आर्टरीज़ के लिए है, तो ये फर्स्ट चॉइस मेडिसिन यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी। ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, तो हाइपरटेंशन की यहाँ कोई बात नहीं है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया है कि मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन, जो कि सही ऑप्शन नहीं है। मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स का इस्तेमाल हम उन पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए करते हैं जिसमें क्लाइंट को मसल स्पाज्म या मसल्स में पेन होना देखने को मिलता है, तो मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल यहाँ पर आप नहीं कर सकते। फाइनली आपके पास ऑप्शन सी बचता है एंटी प्लेटलेट मेडिसिन का, ये सही ऑप्शन है। एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती कौन सी है पहले इसे समझ लीजिएगा। इसके अंदर आपकी एस्प्रिन आएगी और इसके अलावा अपन क्लोपिडोग्रिल दे सकते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जहाँ से आपको एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चंस पूछता है कि एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस कौन सी हैं, तो एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल दोनों ही एंटी प्लेटलेट मेडिसिन्स हैं। अब ये एंटी प्लेटलेट मेडिसिन क्या करती हैं? ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकती हैं, यानी प्लेटलेट के आपस में चिपकने के प्रोसेस को रोकती हैं, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स आपस में चिपक जाएंगी
तो वो एक एक दूसरे से लगातार चिपक कर एक क्लॉट बना लेंगी और इस क्लॉट की वजह से आर्टरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने नहीं देती, जिससे क्लॉट या रुकावट नहीं बन पाती और आर्टरीज के अंदर ब्लड सप्लाई बेहतर बना रहता है। और अगर इस नैरो ब्लड वेसल के अंदर प्लेटलेट्स आपस में चिपकेंगी नहीं, तो लगातार यहाँ से जो ब्लड है वो इजीली आगे फ्लो करता रहेगा और ब्लड में किसी प्रकार की रुकावट ना होने के कारण जो नैरोड ब्लड वेसल्स हैं उनमें रुकावट नहीं होगी और पर्सन के अंदर हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक, स्ट्रोक आदि का खतरा कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आर्ट्रियल ऑक्लूसिव डिजीज के अंदर चॉइस ऑफ ड्रग के रूप में हम एंटी प्लेटलेट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स हैं एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल। एंटीकोगुलेंट मेडिसिन ज़्यादातर वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में दी जाती हैं, जिनमें डीवीटी आदि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Marasmus and kwashiorkor are both diseases occurring in infants due to deficiency of which nutrients? इनमें से किस न्यूट्रिएंट की कमी के कारण क्वाशियोर्कर और मेरास्मस जैसे रोग हो जाते हैं? मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स या प्रोटीन एंड कैलोरीज? इन्फेंट्स का मतलब है 1 साल से कम उम्र के बच्चे, और अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है तो उससे मेरास्मस और क्वाशियोर्कर जैसे डिजीज हो सकते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, मेरास्मस कंडीशन जो है बच्चे के अंदर कैलोरी या एनर्जी की कमी के कारण होने वाली डिजीज कंडीशन है, जबकि क्वाशियोर्कर डिजीज जो है बच्चे में प्रोटीन की कमी के कारण होने पर देखने को मिलता है। Next question is, the immunity developed as a result of infection by pathogenic organism is किसी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने के बाद, डिजीज डेवलप होने के बाद बॉडी के द्वारा जो इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट बनाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या ये एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है? Correct answer is option D. It is called acquired immunity. Next question is, which type of patient assignment needs specific personnel? इनमें से किस प्रकार के पेशेंट असाइनमेंट में स्पेसिफिक पर्सोनल की आवश्यकता होती है? पेशेंट मेथड, फंक्शनल मेथड, टीम मेथड या फिर इनमें से कोई नहीं? The correct answer is option B. जब भी हम पेशेंट केयर के लिए पेशेंट मेथड असाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट असाइनमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसमें किसी एक नर्स को एक पर्सन के लिए स्पेसिफिकली असाइन किया जाता है। यानी एक पेशेंट का पूरा ख्याल एक ही नर्स द्वारा रखा जाएगा एक शिफ्ट में। यानी इस पेशेंट की जो भी केयर करनी है उसके लिए एक ही नर्स रिस्पॉन्सिबल होगी। जबकि फंक्शनल मेथड के अंदर क्या होता है कि एक नर्स को एक ही काम दिया जाता है। एक नर्स जो होती है एक काम करने के लिए होती है, जैसे कि मान लीजिए एक नर्स को डॉक्यूमेंटेशन का वर्क दे दिया तो वो डॉक्यूमेंटेशन का ही काम करेगी सभी पेशेंट्स के लिए। एक नर्स को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया है, यानी कि मेडिसिन खिलाने, इंजेक्शन लगाने का काम दिया गया है, तो वो सभी पेशेंट्स में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही करेगी। एक नर्स को आपने वुंड हेलिंग के लिए ड्रेसिंग करने का काम दिया है, तो वो सभी पेशेंट में ड्रेसिंग का ही काम करेंगी। तो फंक्शनल मेथड के अंदर एक नर्स को एक ही काम में एक्सपर्ट बना दिया जाता है और फिर जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनका वो काम उसी नर्स के द्वारा किया जाता है। जबकि टीम मेथड के अंदर क्या होता है कि पूरी टीम मिलकर किसी पेशेंट का ख्याल रखती है, यानी कि पेशेंट में जिस तरह की आवश्यकता है उसके लिए अलग पर्सनल को वहां पर बुलाया जाएगा और फिर उसकी केयर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recording of conversation between nurse and patient in psychiatric setup is termed as। साइकाइट्रिक सेटअप में
नर्स और पेशेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसे रिकॉर्ड करना किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? ऑप्शन ए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इंटरव्यू टेक्निक, ऑप्शन सी प्रोसेस रिकॉर्डिंग, ऑप्शन डी केस स्टडी। The correct answer is option C. It is called process recording. नर्स और पेशेंट के बीच में जब साइकाइट्रिक सेटअप में डिस्कशंस होते हैं, तो उस चीज़ को हम प्रोसेस रिकॉर्डिंग के नाम से जानते हैं। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के दौरान नर्स और पेशेंट के बीच में जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता है, जिसमें नर्स के द्वारा पेशेंट की स्पेसिफिक नीड्स के बारे में बात की जा रही हो, उसे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज order is 180 mg of cefotaxime intravenously, available 500 mg per 5 ml. What is the amount of medication to be administered using 2 ml syringe with 10 divisions per ml? क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, टिपिकल बनाया गया है। सीधा सीधा यहाँ पर आपसे चीज़ों को नहीं पूछा गया है। थोड़ा सा ध्यान से आंसर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि डॉक्टर ने किसी पेशेंट में आपको कहा है कि 180 एमजी सिफोटैक्सिम ड्रग एडमिनिस्टर करनी है। आपके पास जो ड्रग है वो है 500 एमजी पर 5 ml। ये एक सिचुएशन बनी। हमने इस फॉर्मूला का क्या यूज़ किया है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमारे पास में जो अमाउंट ऑफ ड्रग होता है, उसे नीचे लिखते हैं। अमाउंट दैट वी हैव, वो चीज़ हमेशा नीचे लिखी जाती है और हमें जितना अमाउंट चाहिए, डिज़ायर है, उसे ऊपर लिखा जाता है और उसे मल्टीप्लाई करते हैं अवेलेबल फॉर्म ऑफ मेडिसिन से। तो यहाँ पर हमें डॉक्टर ने कहा है कि भई 180 एमजी सिफोटैक्सिम नाम की एंटीबायोटिक क्लाइंट में एडमिनिस्टर करनी है और हमारे पास जो ड्रग अवेलेबल है वो 5 ml की शीशी में है और 5 ml ड्रग के अंदर 500 mg है और यहाँ पर अमाउंट 5 ml है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी 1.8 ml, यानी कि आप इस वाइल से या शीशी से अगर 1.8 ml ड्रग निकाल कर क्लाइंट को दे देते हैं, तो इससे क्लाइंट की बॉडी में 180 mg ड्रग पहुंच जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर क्या पूछा गया है कि आपको ये जो ड्रग है उसे 2 ml की सिरिंज से एडमिनिस्टर करना है और इस सिरिंज के अंदर 1 ml ड्रग के 10 डिवीजन्स हैं। तो कितना डिवीजन आप इससे एडमिनिस्टर करेंगे? देखिएगा, ये आपकी सिरिंज है, ठीक है? अब इसके अंदर टोटल 2 ml ड्रग आ सकती है। पूरी कितनी ड्रग आ सकती है इसके अंदर? 2 ml ड्रग आ सकती है और इस पूरे सिरिंज के अंदर 2 ml ड्रग को भरने के लिए छोटे-छोटे 20 खाने बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 हैं। हर एक खाने में 1 ml आता है। अपने को कितना देना है? सॉरी, हर 1 ml में 10 खाने आते हैं। हमें देना है टोटल 1.8 ml। तो 1 ml का ये पूरा खाना यहाँ पर भर जाएगा। उसके बाद बचे हुए जो पार्ट है उसमें 8 जो डिविजन्स हैं वो भी फुल हो जाएँगे। तो इस तरह से टोटल 10 और 8 18 डिविजन्स फुल हो जाएँगे। होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 2 ml की सिरिंज के अंदर टोटल 20 डिवीजन्स हैं और हर ml 10 डिवीजन से मिलकर बना हुआ है। हमें 1.8 ml एडमिनिस्टर करना है, तो टोटल 18 डिवीजन्स के अंदर हम इसे
फिल करके एडमिनिस्टर कर देंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को बैक करके एक बार वापस समझ लीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा, इजी है, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल under the Environment Protection Act 1986 was launched in 1986 में 1986 के अंदर हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए, साफ रखने के लिए एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। इस एक्ट के अंतर्गत बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट भी आता है। इस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट को सबसे पहले इस ईपीए के अंतर्गत कब लॉन्च किया गया? 1990 में, 1986 में, 1995 में, 1998 में? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को हम इंक्लूड करते हैं, जो कि 1998 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग इज। कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन के दौरान, सीपीआर देने के दौरान कार्डियक कंप्रेशन और आर्टिफिशियल ब्रीथिंग का रेशियो क्या होता है, ये आपको बताना है। 60:6, 15:1, 30:2 या फिर 12:3? कितने कार्डियक कंप्रेशन देने के बाद रेस्क्यू ब्रीथिंग्स दी जानी चाहिए, ये आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 30:2। 30 बार चेस्ट को दबाने के बाद, कार्डियक कंप्रेशन देने के बाद 2 बार ब्रीथिंग देनी है। 30:2 ये सीपीआर का एग्जैक्ट रेशियो है। आइए सीपीआर से जुड़े कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन, और ये उन परिस्थितियों में परफॉर्म किया जाता है जब क्लाइंट का हार्ट काम करना बंद कर दे, यानी क्लाइंट में हार्ट बीट रुक जाए, और क्लाइंट के जो लंग्स हैं वो अपना काम करना बंद कर दें, यानी क्लाइंट में ब्रीथिंग भी नहीं हो रही है। तो जब क्लाइंट के हार्ट में बीट्स नहीं हो और लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं किया जा पा रहा हो, तो उस समय हम क्लाइंट के चेस्ट एरिया को कंप्रेस करके ब्रीथिंग्स करवाते हैं, जिससे क्लाइंट के वाइटल ऑर्गन्स तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंच सके और क्लाइंट का सर्वाइवल सुनिश्चित हो सके। ये चीज़ सीपीआर कहलाता है। ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसेस है। सीपीआर करने के दौरान हम हमेशा सबसे पहले कंप्रेशन, फिर एयरवे ओपनिंग और फिर ब्रीथिंग, इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। जैसे ही आपको कोई बेहोश पर्सन मिला जिसमें ना तो सांसें चल रही हैं और ना ही उसके हार्ट बीट मौजूद है, पल्स मौजूद है, तो सबसे पहले आप कंप्रेशन करेंगे, फिर एयरवे को क्लीन करेंगे और फिर ब्रीथिंग शुरू कर देंगे। चेस्ट कंप्रेशंस की बात की जाए तो आप चाहे अडल्ट हो, चाइल्ड हो या इन्फेंट हो, सभी में 100 से लेकर 120 कंप्रेशंस पर मिनट की रेट से चेस्ट को कंप्रेस करना होता है। और डेप्थ ऑफ कंप्रेशन की बात की जाए तो अडल्ट पर्सन में आप 2 इंच तक चेस्ट को कंप्रेस कर सकते हैं, चाइल्ड में भी अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच, और इन्फेंट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंचेस तक आप चेस्ट को कंप्रेस करते हैं फॉर प्रॉपर सीपीआर प्रोसेस। इस क्वेश्चन के आंसर में आपने चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथिंग का जो रेशियो सेलेक्ट किया है 30:2, ये मोस्टली अडल्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चिल्ड्रन और इन्फेंट के केस के अंदर 15 चेस्ट कंप्रेशन के बाद में 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स दिए जाते हैं। तो चाइल्ड और इन्फेंट के केस में 15:2 रेशियो रहेगा और अडल्ट के केस में 30:2 रेशियो रहेगा।
इस तरह से आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से याद रखेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following data indicators whether high quality care is being maintained? किन्हीं पेशेंट्स की केयर के दौरान हाई क्वालिटी ऑफ केयर दी गई है या नहीं, इनमें से किस डाटा के द्वारा पता किया जा सकता है? ऑडिट के द्वारा, क्वालिटी इंडिकेटर्स के द्वारा, क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा या फिर की इंडिकेटर्स के द्वारा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्वालिटी इंडिकेटर्स के द्वारा। क्वालिटी इंडिकेटर्स के द्वारा हम पेशेंट को क्वालिटी केयर दी गई है या नहीं, इस चीज की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज communication technique used for client who is confused and talking about many things at a time is? किसी पेशेंट से या क्लाइंट से बात करते समय अगर वो पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और एक ही समय पर अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, तो किस कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप मुद्दे की बात कर सकते हैं या जिस बारे में आप जानकारी चाहते हैं, स्पेसिफिकली उस बारे में बात कर सकते हैं? ऑप्शन ए, यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऑप्शन बी, फोकसिंग, ऑप्शन सी, यूज़ ऑफ साइलेंस, ऑप्शन डी, यूज़ ऑफ टच। The correct answer is option B, focusing. थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की जो फोकसिंग टेक्निक है, उसका इस्तेमाल हम उन पेशेंट्स में करते हैं जो कि लगातार बार-बार एक विचार से दूसरे विचार पर शिफ्ट होते हैं, एक ही बात पर, एक ही टॉपिक पर फोकस नहीं रह पाते। उन्हें फोकस तरीके से बात करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ अ न्यूबॉर्न एट बर्थ इज? किसी न्यूबॉर्न बेबी का जन्म के समय ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 80 ml पर केजी, 100 ml पर केजी, 125 ml पर केजी या 150 ml पर केजी? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 80 ml per kg is the total blood volume of a newborn at a birth. Next question is which of the following tumor markers is used for the diagnosis of ovarian germ cell tumor? इनमें से कौन सा ट्यूमर मार्कर ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए CA-125, ऑप्शन बी SCC, ऑप्शन सी LDH, ऑप्शन डी टैग-72। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। कार्सिनोमा वन CA-125 जो है, ये ओवरीज के अंदर जर्म सेल ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं SCC की, जिसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। और ये जो है सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं टैग 72 की, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूमर एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन। ट्यूमर एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन 72।
इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारी कैंसर सेल्स को आइडेंटिफ़ाई करने में किया जा सकता है। स्पेशली हम बात करें तो ऐसी सेल्स जो कि सरफेस एरिया पर पाई जाती हैं, जिसमें मान लीजिए कि ओवरी हो गया, ब्रेस्ट हो गया, अ, कॉलन हो गया, लंग्स हो गया, पैंक्रियाज़ हो गया, इन सभी में ये टैक्स 72 इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। सीए 125 जो है, ये ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर को आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प करेगा। एससीसी का फुल फॉर्म होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, डायग्नोसिस में इस्तेमाल किया जाता है। और टैक्स 72 का फुल फॉर्म है ट्यूमर एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन 72। ये सरफेस अ, कैंसर सेल्स को आइडेंटिफ़ाई करने में अ, यूज़ किया जाता है बेसिकली। और इसका इस्तेमाल करके हम ओवरी, ब्रेस्ट, कोलोन, लंग, पैंक्रियाज़ आदि के कैंसर्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the husband of a client with cervical cancer says to nurse, the doctor told my wife that the cancer is curable. Is he just trying to make us feel better? Which would be the nurse most accurate response? किसी फीमेल को सर्वाइकल कैंसर था, उसे डॉक्टर ने कहा कि आपका पूरी तरह से इलाज हो सकता है। ये इस पेशेंट का हस्बैंड आपके पास यानी नर्स के पास आकर पूछता है कि डॉक्टर द्वारा मेरी वाइफ को ये बात कही गई थी कि वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। क्या ये सच है या फिर सिर्फ़ मेरी वाइफ को अच्छा महसूस कराने के लिए उन्होंने ये बात कही थी? इस सिचुएशन में एज़ अ नर्स आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? ऑप्शन ए, व्हेन सर्वाइकल कैंसर डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड एग्रेसिवली द क्योर रेट इज़ ऑलमोस्ट 100%। आप कहेंगे कि अगर सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए और प्रॉपर तरीके से इसका इलाज किया जाए तो 100% ये ठीक हो सकता है। ऑप्शन बी, द 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज अबाउट 75% विच मेक्स द ऑड प्रिटी गुड। इस कैंसर से सफरिंग पेशेंट्स में सर्वाइवल रेट 75% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। Option C, saying a cancer is curable means that 50% of all women with cancer survival at least 5 years। डॉक्टर द्वारा कहा गया था कि ये कैंसर क्यूरेबल है। इसका मतलब ये है कि जो 50% वुमेन्स होती हैं इस कैंसर से सफरिंग, वो 5 साल जिंदगी जीवन जी लेती हैं। ऑप्शन डी, cancers of the female reproductive tract tend to be slow growing and respond well to treatment। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से संबंधित जो भी कैंसर्स होते हैं वो धीरे-धीरे बढ़ते हैं और इनमें जो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स होता है वो भी बेहतर होता है। कौन-सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? अगर किसी फीमेल के अंदर अर्ली स्टेज में आप सर्वाइकल कैंसर को पेप्निकोलाउ सीमर्स और कोल्पोस्कोपी टेस्ट करवा कर डिटेक्ट कर लें और फिर उसे प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, तो सर्वाइकल कैंसर्स को हम 100% ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर द्वारा ये बात जो कही गई थी वो बिल्कुल सही है। फीमेल के सर्विक्स एरिया में होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर है और अगर इसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया जाए तो इसे हम 100% क्योर कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम रिलीज्ड बाय स्पर्म which allows penetration of ovum is called। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म है वो ओवम तक पहुंच जाता है, फिर ओवम के अंदर स्पर्म को एंट्री लेने के लिए ओवम की जो ये ऊपर की दीवार होता है इसे गलाना पड़ता है, इसमें छेद करना होता है, इसे पेनिट्रेट करना होता है। तो इस पेनिट्रेशन के लिए कौन सा एंजाइम स्पर्म्स द्वारा रिलीज किया जाता है? एमाइलेज, हाइलुरिनेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन।
The correct answer is option B, hyaluronidase. हाइलुरोनिडेज एंजाइम पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करें तो एमाइलेज का जो सिक्रीशन होता है वो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स और पैंक्रियाज के द्वारा किया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो सकें। लाइपेज का सिक्रीशन भी पैंक्रियाज द्वारा किया जाता है और ये जो लिपिड्स होते हैं या जिन्हें आप फैट कह सकते हैं, इन्हें छोटे-छोटे फैटी एसिड्स में तोड़कर इनका डाइजेशन कंप्लीट करवाते हैं। ट्रिप्सिन का सिक्रीशन भी पैंक्रियाज द्वारा होता है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज release of feelings that takes place by talking about an emotionally charged area. किसी इमोशनली चार्ज्ड एरिया पर बात करते समय अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? क्लैरिफिकेशन, एब्रिएक्शन, सजेशन, एक्सप्लोरेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड एब्रिएक्शन। एब्रिएक्शन को साधारण शब्दों में समझें तो किसी पेशेंट की लाइफ में पहले जो ऐसी घटना हो चुकी है जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा याद करके दुख होता है, उस घटना को या उस कॉन्फ्लिक्ट के मैटर को वापस क्लाइंट के कॉन्शियसनेस में लेकर आना, उसके बारे में उसे याद दिलाना, ये चीज़ करने पर क्लाइंट अपनी भावनाओं को, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, विचारों को या उस घटना के बारे में वो क्या सोच रहा है आज, उसके बारे में अपनी फीलिंग्स को रिलीज़ करता है, खुलकर बोलता है, बताता है। ये चीज़ एब्रिएक्शन कहलाती है। तो इमोशनली चार्ज्ड मैटर का मतलब हो गया कि ऐसा कोई घटना जिससे क्लाइंट को तकलीफ़ हुई थी, दुःख हुआ था, नुकसान हुआ था, उसे क्लाइंट को वापस से याद दिलाकर उसके बारे में वो क्या सोचता है, क्या फ़ील करता है, इसके बारे में उसकी फ़ीलिंग्स को जानना एब्रिएक्शन प्रोसेस कहलाता है। जिन पेशेंट्स को एक्यूट न्यूरोटिक कंडीशंस होती हैं, इस एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से, उनमें ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल होती है। यानी लाइफ में जब क्लाइंट के किसी विशेष समय में बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा होता है, उसकी वजह से अगर उसे एक्यूट न्यूरोटिक कंडीशंस यदि हो जाएँ, तो एब्रिएक्शंस का इस्तेमाल करके हम उसे हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the most appropriate diet for client with COPD patient. COPD वाले जो पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से सफरिंग जो पेशेंट्स होते हैं, उन्हें किस प्रकार की डाइट देना सबसे सही है? ऑप्शन ए, ब्लैंड सॉफ्ट डाइट। ऑप्शन बी, लो सोडियम डाइट। ऑप्शन सी, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट। ऑप्शन डी, लो फैट लो कैलोरी डाइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट। जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से सफरिंग पेशेंट होते हैं, उनके अंदर अ, जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो बढ़ जाता है। सीओपीडी के पेशेंट्स को रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफ़िकल्टी होती है, इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बार ब्रीथिंग करनी पड़ती है। तो उनका जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है और वर्क ऑफ ब्रीथिंग को बढ़े हुए वर्क ऑफ ब्रीथिंग को बैलेंस करने के लिए, पूरा करने के लिए क्लाइंट को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और एनर्जी खर्च होने के कारण कहीं क्लाइंट का वेट लॉस ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्लाइंट को हम हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, सीओपीडी वाले पेशेंट में न्यूट्रिशनल स्टेटस को मैनेज करने और उनके वेट लॉस को होने से रोकने के लिए हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। क्योंकि सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर
ब्रीथिंग का वर्क बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन का वर्क बढ़ जाता है, तो इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की आवश्यकता पड़ती है। Next question is, what is the approx total population of India as per provisional data 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कुल आबादी कितनी थी? 121 करोड़, 150 करोड़, 160 करोड़, 180 करोड़। The right answer is option A 121 करोड़। 2011 में भारत की जो लगभग जनसंख्या थी वो 121 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अब 2023 में लगभग भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, जो कि विश्व में अब सबसे ज़्यादा है। हम चाइना से भी लगभग आगे निकल चुके हैं। Approx 140 crores is the recent population of India, and in 2011 it was approximately 121 crore. Next question is, dissemination of research can be done by for following methods except। किसी रिसर्च का प्रसार हो सकता है, यानी रिसर्च आगे बढ़ाया जा सकता है इन सभी तरीकों के द्वारा, एक को छोड़कर। ऑप्शन ए ओरल प्रेजेंटेशन के द्वारा, पब्लिकेशन इन स्पेसिफिक जर्नल्स के द्वारा, पोस्टर प्रेजेंटेशन के द्वारा, इंफॉर्मेशन डिस्कशन के द्वारा। एक्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली आपको ये बताना है कि किसी भी रिसर्च का प्रसार यानी उसे किस प्रकार से नहीं फैलाया जा सकता, उस टेक्निक को बताइए। देखिए, आपने कोई रिसर्च किया है, कोई खोज की है, उसके बारे में आप ओरल प्रेज़ेंटेशन देते हैं, मौखिक रूप से लोगों को जाकर बताते हैं, तो इससे रिसर्च के बारे में लोगों को पता चलेगा। बिल्कुल सही है, ओरल प्रेज़ेंटेशन से बताया जा सकता है। आप अपने रिसर्च को किसी साइंटिफिक जर्नल में, वैज्ञानिक जर्नल के अंदर प्रकाशित कर देते हैं, छपवा देते हैं, पब्लिश करवा देते हैं, तो लोग इसके बारे में पढ़कर जानेंगे, यानी इसकी जो है अ, प्रसार होगा, इसका एडवर्टाइज़मेंट होगा। अगर आपने क्या खोज की है, इसके पोस्टर्स छपवा देते हैं और इसे बाज़ार में लगा देते हैं, दुकानों पर होर्डिंग्स में लगा देते हैं, तो लोग इसे पढ़कर इसके बारे में जान लेंगे, इसका प्रसार होगा। अगर इससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन को आप डिस्कस करते हैं, तो ऐसा करके इसका प्रसार नहीं हो सकता। किसी सूचना या इन्फॉर्मेशन का डिस्कशन करके आप रिसर्च को डिसेमिनेट नहीं कर सकते, यानी इसका प्रसार नहीं कर सकते। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 40 years old unconscious patient brought to the casualty following road traffic crash. His blood pressure was 80 by 60 mm of Hg. What will you do first? रोड पर एक्सीडेंट के बाद पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। इसका ब्लड प्रेशर 80/60 था। इस सिचुएशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रोटेक्ट एयरवे, स्टार्ट वैसोप्रेशन, सीटी स्कैन हेड या इन्फ्यूज 2 लीटर्स ऑफ क्रिस्टेलॉइड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोटेक्ट एयरवे। एयरवे को प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा यहाँ पर कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। होपफुली ये वीडियो आपको एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। नॉर्सेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।